स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम शरीर के एक बहुत ज़रूरी लेकिन अक्सर हम जिस पर ध्यान नहीं देते ऐसे मैनेजर पर बात करेंगे, पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच भी कहते हैं इसे। बिल्कुल। ये छोटा सा हार्मोन है पर हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल कंट्रोल करने की बड़ी जिम्मेदारी संभालता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके बनने की जगह, इसके काम और कैसे शरीर इसे कंट्रोल करता है, इसके बारे में काफी कुछ बताती है। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, देखते हैं। हमारा मकसद ये समझना कि पीटीएच आखिर करता क्या है और क्यों शरीर कैल्शियम जैसी मामूली चीज के लिए इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम इस्तेमाल करता है। ये सिर्फ हड्डियों की बात तो नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हड्डियों से कहीं ज्यादा है इसका रोल। तो सबसे पहले ये पीटीएच आता कहाँ से है? ये गर्दन में जो छोटी ग्रंथियां होती हैं उनसे। हाँ, बिल्कुल। हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, उसके ठीक पीछे आमतौर पर 4 बहुत छोटी मटर के दाने जैसी पैराथायरॉइड ग्रंथियां होती हैं। अच्छा, 4? हाँ, आमतौर पर 4। और इन्हीं ग्रंथियों में खास सेल्स होते हैं जिन्हें चीफ सेल्स कहते हैं। वही पीटीएच बनाते हैं और रिलीज करते हैं। ओके, चीफ सेल्स। हाँ, और इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम खून में फ्री यानी आयनाइज्ड कैल्शियम। आयनाइज्ड कैल्शियम। एग्जैक्टली। मतलब वो कैल्शियम जो एक्टिव है। एग्जैक्टली। यही वो कैल्शियम है जो शरीर असल में इस्तेमाल करता है, मसल्स के सिकुड़ने में, नसों के सिग्नल भेजने में, इन सब कामों में। अच्छा, तो टोटल कैल्शियम से ज्यादा जरूरी ये आयनाइज्ड वाला है। और जानकारी ये भी कहती है कि इसका हड्डियों पर बड़ा असर है। मतलब ये हड्डियों से कैल्शियम और फॉस्फेट निकलवाता है। इसमें रैंक एल का भी जिक्र है। वो क्या चीज है? हाँ, हड्डियों पर इसका एक मुख्य काम है, बोन रिजॉर्प्शन कहते हैं इसे। मतलब हड्डी का पदार्थ खुलना। लेकिन मजेदार बात यहाँ ये है कि पीटीएच सीधे उन सेल्स पर असर नहीं करता जो हड्डी गलाते हैं। सीधे नहीं? नहीं, वो सेल्स होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। पीटीएच सीधे उन पर काम नहीं करता। ये पहले हड्डी बनाने वाले सेल्स यानी ऑस्टियोब्लास्ट और हड्डी के अंदर रहने वाले ऑस्टियोसाइट्स, उनको सिग्नल देता है। हड्डी बनाने वाले सेल्स को हड्डी गलाने का सिग्नल? ये तो थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा? हाँ, सुनने में जरूर लगता है, पर प्रक्रिया यही है। पीटीएच इन ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स को एक खास मॉलिक्यूल बनाने को कहता है, रैंक एल। रैंक एल? हाँ, रैंक लिगेंड। इसे आप एक तरह का मैसेज समझ सकते हैं। ये रैंक एल फिर जाता है और ऑस्टियोक्लास्ट जो उनके बनने से पहले वाले सेल्स पर एक रिसेप्टर होता है रैंक, उससे जुड़ जाता है। अच्छा। और तब जाकर ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होते हैं और हड्डी गलाने का काम शुरू करते हैं। फिर कैल्शियम और फॉस्फेट निकलकर खून में आते हैं। ओह, तो ये डायरेक्ट एक्शन नहीं बल्कि एक चेन रिएक्शन है, ऑस्टियोब्लास्ट के जरिए ऑस्टियोक्लास्ट को जगाना। बिल्कुल सही, एक इनडायरेक्ट कंट्रोल है। और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है, पीटीएच का असर इस पर भी निर्भर करता है कि वो शरीर में कैसे मौजूद है। मतलब लगातार है या रुक रुक कर। अच्छा, कैसे? अगर पीटीएच का लेवल लगातार ऊंचा बना रहे, जैसे हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में होता है, तो हड्डी ज्यादा गलती है। लेकिन अगर पीटीएच को रुक रुक कर दिया जाए, इंटरमिटेंटली, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस के कुछ इलाजों में करते हैं, हाँ, सुना है, तो ये उल्टा असर भी दिखा सकता है। ये हड्डी के बनने को, मतलब बोन फॉर्मेशन को बढ़ावा दे सकता है। शायद ये ऑस्टियोब्लास्ट को सीधे भी थोड़ा स्टिमुलेट करता है। कमाल है। मतलब एक ही हार्मोन, बस देने का तरीका बदल दो तो हड्डी बना भी सकता है और गला भी सकता है। ये तो ट्रीटमेंट के लिहाज से बहुत अहम बात है। बिल्कुल। चलिए हड्डियों से आगे बढ़ते हैं। किडनी पर पीटीएच का क्या रोल बताया गया है? ये फॉस्फेट को बाहर फेंकता है और कैल्शियम को बचा लेता है, ऐसा कुछ? हाँ, किडनी पर इसके 2 मुख्य काम हैं जो एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। पहला, किडनी की नली का जो शुरू का हिस्सा है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल या पीसीटी, हाँ, वहां ये फॉस्फेट के वापस खून में जाने को यानी रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है। हाँ, तो नतीजा क्या होता है? ज्यादा फॉस्फेट पेशाब में निकल जाता है। इसे फॉस्फेट्यूरिक इफेक्ट कहते हैं। फॉस्फेट्यूरिक यानी फॉस्फेट को बाहर का रास्ता दिखाया। हाँ। और कैल्शियम के साथ क्या करता है? कैल्शियम के साथ ठीक उल्टा। किडनी की नलियों के बाद वाले हिस्से में, डिस्टल ट्यूब्यूल या डीसीटी में, ये कैल्शियम के वापस खून में जाने को, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ओके। तो कम कैल्शियम पेशाब में जाता है, ज्यादा शरीर में बचा रहता है। समझ गए। प्रॉक्सिमल से फॉस्फेट बाहर, डिस्टल से कैल्शियम अंदर। तो खून में नेट इफेक्ट क्या हुआ? खून में नतीजा ये हुआ कि कैल्शियम का लेवल बढ़ा और फॉस्फेट का लेवल कम हुआ। और ये दोनों ही चीजें खून में आयनाइज्ड कैल्शियम बढ़ाने में मदद करती हैं, जो पीटीएच का मेन टारगेट है।
और किडनी में एक और बड़ा काम बताया गया है इसका, विटामिन डी से जुड़ा हुआ। हाँ, ये शायद पीटीएच का किडनी पर सबसे क्लेवर काम है। पीटीएच प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के सेल्स में एक खास एंजाइम होता है 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। हाँ, उसकी एक्टिविटी को तेज कर देता है। अब ये एंजाइम क्या करता है? जो विटामिन डी हमें खाने से मिलता है या धूप से स्किन में बनता है, वो पहले लिवर में जाकर 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 बनता है। ये ज्यादा एक्टिव नहीं होता। अच्छा। किडनी में ये 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इस कम एक्टिव फॉर्म को विटामिन डी के सबसे शक्तिशाली, सबसे एक्टिव फॉर्म में बदल देता है। वो है 125 डाइहाइड्रोक्सिविटामिन D3। 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3। इसी को कैल्सिट्रियोल भी कहते हैं। ओके, तो पीटीएच सीधे विटामिन डी नहीं बनाता, बल्कि उससे एक्टिवेट करने वाले एंजाइम को स्विच ऑन करता है। बिल्कुल। और फिर ये एक्टिव विटामिन डी कैल्सिट्रियोल क्या करता है? जानकारी कहती है ये आंतों पर काम करता है। बिल्कुल, ये एक्टिव विटामिन डी कैल्सिट्रियोल फिर हमारी आंतों में जाता है और वहां से कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों के सोखने को, मतलब एब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है। दोनों को? कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों? हाँ, दोनों को। तो अब पूरी तस्वीर देखिए। पीटीएच हड्डियों से कैल्शियम निकाल रहा है, किडनी से कैल्शियम बचा रहा है और फॉस्फेट निकाल रहा है, और साथ ही विटामिन डी को एक्टिवेट कर रहा है ताकि आंतें ज्यादा कैल्शियम और फॉस्फेट सोख सकें। वाह! ये सब मिलकर खून में कैल्शियम का लेवल बढ़ाते हैं। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है, कैसे ये सारे अंग मिलकर काम कर रहे हैं। वाकई ये तो पूरी टीम है। पैराथायरॉयड ग्रंथियां, हड्डियां, किडनी, आंतें, सब कैल्शियम बैलेंस के लिए। अच्छा, इस जानकारी में एक और मिलते जुलते नाम का जिक्र है, PTHRP। ये क्या चीज है? हाँ, PTHRP, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। ये एक अलग प्रोटीन है, इसका जीन भी अलग है, लेकिन इसकी बनावट थोड़ी बहुत पीटीएच जैसी है। अच्छा। और ये उसी रिसेप्टर से जुड़ सकता है जिससे पीटीएच जुड़ता है, मतलब पीटीएच रिसेप्टर 1 से। इसलिए ये पीटीएच जैसे ही कुछ काम कर सकता है, खासकर हड्डियों से कैल्शियम निकलवाना और किडनी से कैल्शियम बचाना। तो ये एक तरह का डुप्लीकेट पीटीएच हुआ। शरीर में इसका नॉर्मल काम क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजी में भी इसका रोल है, जैसे बच्चे के विकास के दौरान हड्डियों और कार्टिलेज के बनने में। लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये तब ज्यादा सामने आता है जब कुछ तरह के कैंसर। कैंसर? हाँ, जैसे जानकारी में बताया है, फेफड़े या किडनी के स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये कैंसर इसे बहुत ज्यादा मात्रा में बनाने लगते हैं। ओह! ये ट्यूमर इतना ज्यादा पीटीएचआरपी बनाते हैं कि खून में कैल्शियम का लेवल बहुत बढ़ जाता है, खतरनाक लेवल तक। भले ही मरीज की पैराथायरॉयड ग्रंथियां ठीक हों और पीटीएच लेवल कम हो। इसे कहते हैं ह्यूमोरल हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मैलिग्नेंसी। अच्छा, तो ये कैंसर से जुड़ा एक अहम मॉलिक्यूल हो सकता है। अब वापस पीटीएच पर आते हैं। शरीर इस पूरे सिस्टम को, मतलब पीटीएच के निकलने को कंट्रोल कैसे करता है? कब ये ज्यादा निकलता है, कब कम? इसका कंट्रोल मेनली खून में मौजूद आयनित कैल्शियम के लेवल से ये होता है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। नेगेटिव फीडबैक? हाँ, पैराथायरॉयड ग्रंथि के जो चीफ सेल्स है ना, उनकी सतह पर खास रिसेप्टर्स होते हैं, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स, CSR। ये रिसेप्टर्स लगातार खून में कैल्शियम का लेवल चेक करते रहते हैं, सेंसर की तरह। अच्छा, सेंसर की तरह। बिल्कुल। जब खून में आयनित कैल्शियम का लेवल कम होता है, मतलब हाइपोकैल्सीमिया, तो ये CSR रिसेप्टर्स कम एक्टिवेट होते हैं। ये कम एक्टिवेशन ग्रंथि को सिग्नल देता है कि और पीटीएच बनाओ और छोड़ो। ओके। और इसके उलट जब खून में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल या ज्यादा होता है, हाइपरकैल्सीमिया, तो ये रिसेप्टर्स ज्यादा एक्टिवेट होते हैं और ग्रंथि को सिग्नल देते हैं कि पीटीएच कम करो। अच्छा, मतलब जैसे एसी काम करता है, तापमान कम तो हीटर ऑन, तापमान सही तो ऑफ। बिल्कुल वैसा ही ये नेगेटिव फीडबैक लूप कैल्शियम को बहुत टाइट रेंज में रखने में मदद करता है। हमारी जानकारी और जो डायग्राम दिया है उसमें भी ये दिखाया है कि बढ़ा हुआ कैल्शियम और एक्टिव विटामिन डी दोनों ही वापस पैराथायरॉयड ग्रंथि को रोकते हैं। हाँ, दोनों ही नेगेटिव फीडबैक देते हैं। बढ़ा हुआ कैल्शियम तो सीधे CSR के जरिए पीटीएच रोकता है, और एक्टिव विटामिन डी यानी कैल्सिट्रियोल वो भी पैराथायरॉयड सेल के अंदर जाकर पीटीएच बनाने वाले जीन को धीमा कर देता है। डबल प्रोटेक्शन, ताकि सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। बिल्कुल। कैल्शियम तो हो गया मेन कंट्रोलर, लेकिन स्रोत में फॉस्फेट और मैग्नीशियम की भूमिका का भी जिक्र है। उनका क्या असर है पीटीएच पर? फॉस्फेटीमिया, हाँ। तो ये भी पीटीएच के निकलने को बढ़ा सकता है। इसका एक इनडायरेक्ट तरीका भी है। ज्यादा फॉस्फेट खून में कैल्शियम से जुड़कर कैल्शियम फॉस्फेट बना लेता है।
अच्छा, जिससे आयोनाइज्ड कैल्शियम कम हो जाता है और ये कम कैल्शियम फिर पीटीएच को बढ़ाता है। किडनी की बीमारियों में अक्सर ऐसा होता है, फॉस्फेट बढ़ जाता है और पीटीएच भी बहुत ज्यादा हो जाता है। ओ क्रॉनिक किडनी डिजीज में सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, समझ गए। और मैग्नीशियम, उसकी क्या कहानी है? मैग्नीशियम की कहानी थोड़ी अलग है। पीटीएच के नॉर्मल बनने और निकलने के लिए खून में मैग्नीशियम का नॉर्मल लेवल जरूरी है। जरूरी है? हाँ, लेकिन अगर मैग्नीशियम का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाए, मतलब सीवियर हाइपोमैग्नीसीमिया, बहुत कम? हाँ बहुत कम, तो ये उल्टा असर डालता है। ये पीटीएच के बनने और निकलने दोनों को रोक सकता है। रोक सकता है? मतलब मैग्नीशियम कम हो तो पीटीएच भी ठप पड़ सकता है? ये तो अजीब है। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्लिनिकल पॉइंट है। कभी-कभी मरीज में कैल्शियम कम होता है, हम कैल्शियम देते रहते हैं पर लेवल ठीक नहीं होता। हाँ, ऐसे में सोचना चाहिए कहीं उसे सीवियर हाइपोमैग्नीसीमिया तो नहीं है, क्योंकि अगर है तो पहले मैग्नीशियम ठीक करना पड़ेगा, तभी पैराथायरॉयड ग्रंथि वापस पीटीएच बनाना शुरू करेगी और कैल्शियम नॉर्मल होगा। ये जानना तो बहुत जरूरी है, खासकर उन हालतों में जब मैग्नीशियम कम होने का खतरा रहता है। स्रोत में कुछ कारण भी बताए हैं, जैसे दस्त, कुछ एंटीबायोटिक्स, हाँ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, हाँ, कुछ पेशाब बढ़ाने वाली दवाएं और ज्यादा शराब पीना। इन सब में फिर कैल्शियम लेवल भी गड़बड़ा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि पीटीएच ठीक से काम नहीं करेगा। ये स्थितियां सीधे या इनडायरेक्टली पीटीएच फंक्शन पर असर डालकर कैल्शियम बैलेंस बिगाड़ सकती हैं। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है क्या? कि हमें हमेशा कैल्शियम की प्रॉब्लम को अकेले नहीं देखना चाहिए। उसके रेगुलेटर्स, उसके साथ ही मिनरल्स जैसे फॉस्फेट और मैग्नीशियम, उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। कहानी को एक साथ देखने में काफी मदद करता है। हाँ, वो काफी अच्छा है। वो दिखाता है कि कैसे कम कैल्शियम या कम विटामिन डी या ज्यादा फॉस्फेट पैराथायरॉयड ग्रंथि को जगाता है, बिल्कुल पीटीएच निकलता है। बिल्कुल। फिर पीटीएच किडनी और हड्डियों पर काम करता है, किडनी में कैल्शियम बचाता है, फॉस्फेट निकालता है, विटामिन डी एक्टिवेट करता है, हड्डियों से कैल्शियम फॉस्फेट निकालता है, एक्टिव विटामिन डी आंतों से कैल्शियम फॉस्फेट सोखता है, और आखिर में बढ़ा हुआ कैल्शियम और विटामिन डी वापस ग्रंथि को शांत करते हैं। नेगेटिव फीडबैक। हाँ, वो आरेख इन सब के बीच के जो जटिल रिश्ते हैं ना, पीटीएच, विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फेट और उनके फीडबैक लूप्स, उनको बहुत अच्छे से समेटता है। ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग अंग एक ऑर्केस्ट्रा की तरह मिलकर काम करते हैं ताकि खून में कैल्शियम का लेवल एकदम स्थिर बना रहे। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने देखा कि पीटीएच पैराथायरॉयड ग्रंथि से आता है, हड्डियों, किडनी और विटामिन डी के जरिए आंतों पर असर डालता है। इसका कंट्रोल मुख्य रूप से कैल्शियम से होता है, पर फॉस्फेट और मैग्नीशियम भी इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर लगता है पैराथायरॉयड हार्मोन सच में शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट के बैलेंस का मास्टर स्विच है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये मास्टर रेगुलेटर है और इसका कंट्रोल इतना सटीक होना दिखाता है कि कैल्शियम का स्थिर लेवल शरीर के लिए कितना कितना जरूरी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये शरीर के होमियोस्टेसिस का, मतलब आंतरिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है। होमियोस्टेसिस? हाँ, शरीर बाहरी माहौल या खाने पीने में बदलाव के बावजूद अपने अंदरूनी माहौल को, जैसे खून में कैल्शियम का लेवल, कितनी बारीकी से कंट्रोल करता है। आज की इस चर्चा से पीटीएच की अहमियत तो एकदम साफ हो गई है। ये सिर्फ एक और हार्मोन नहीं है, ये तो जीवन के लिए जरूरी संतुलन बनाने वाला एक की प्लेयर है। निश्चित रूप से। और अंत में एक सोचने वाली बात यह है कि शरीर आखिर कैल्शियम के लेवल को लेकर इतना चिंतित क्यों है? क्यों इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया है इसके लिए? हाँ, ये सवाल तो है। जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं है। खून में मौजूद वो आयनित कैल्शियम है ना, उसका सही लेवल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नसों के सिग्नल भेजने के लिए, खून का थक्का जमने के लिए और कोशिकाओं के अंदर होने वाले अनगिनत कामों और एंजाइम्स के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, इतने सारे काम? हाँ, कैल्शियम के लेवल में जरा सा भी बदलाव इन सब कामों पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। पीटीएच की भूमिका यही है कि यह सुनिश्चित करे कि ये सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहें। इस पर और गहराई से सोचा जा सकता है कि कैसे ये सूक्ष्म संतुलन हमारे जीवन का आधार है।